वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोहर्ट एंड टाइम सीरीज। तो हम इस प्रेजेंटेशन में बात करेंगे कोहर्ट स्टडीज क्या होती हैं, कहाँ इसकी जरूरत होती है, किस तरीके से हम कोहर्ट स्टडीज को कंडक्ट कर सकते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, टाइम सीरीज क्या है। तो कोहर्ट और टाइम सीरीज बोथ आर डिफरेंट। तो इसको हम पार्ट वन में कोहर्ट स्टडीज की बात करेंगे और पार्ट टू में हम टाइम सीरीज की बात करेंगे। तो कोहर्ट स्टडीज को बताने से पहले मैं आप लोग की अंडरस्टैंडिंग जानना चाहूंगी कि क्या है क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज को लेके। आप सभी ने अपनी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में क्रॉस सेक्शनल स्टडी और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी को पढ़ा होगा, मैं ये मान के चल रही हूँ। फिर भी मैं एक छोटा सा ब्रीफिंग कर देती हूँ। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज वो स्टडीज होती हैं जिसमें हम एक ही ग्रुप को, सेम ग्रुप को कंपेयर करते हैं ओवर अ टाइम पीरियड। ठीक है, एक ही अलग अलग टाइम पे हम, जैसे हमने एक साल पे कंपेयर किया, दूसरे साल पे कंपेयर किया, तीसरे साल पे कंपेयर किया, 2015 में किया, 16 में किया, 17 में किया। ठीक है, एक ही ग्रुप को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सीजोफ्रेनिया लिया, सीजोफ्रेनिक डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स लिए या उसका ग्रुप लिया, उसको मैंने 2020 में प्रिवलेंस देखा, 2025 में प्रिवलेंस देखा, 2030 में प्रिवलेंस देखा। तो ये क्या हो गई? एक तरीके की लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हो गई। क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होती है? जब हम डिफरेंट ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं एट द सेम टाइम। ठीक है, तो ये हमारी क्रॉस सेक्शनल हो जाती है। इसका एग्जांपल ये है कि अगर मैं सीजोफ्रेनिक का ग्रुप ले लूं, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर यानी कि बीपीएडी का ग्रुप ले लूं, या फोबिया का ग्रुप ले लूं, या एंजाइटी डिसऑर्डर्स का ग्रुप ले लूं, ये मैंने चार ग्रुप्स ले लिए और इनको मैंने 2020 से 2021 के बीच में मैंने इन सभी का प्रिवलेंस चेक किया, जो कि कोविड पैंडेमिक का टाइम था, जिसमें कोविड 19 अपने पीक पे था। तो ये क्या हो जाएगी? क्रॉस सेक्शनल स्टडी हो जाएगी, क्योंकि हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के डिसऑर्डर्स को 20 से 21 के बीच में, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बीच में उसका प्रिवलेंस चेक कर रहे हैं। तो ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी हो गई। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी और कोहर्ट स्टडी। ठीक है, ये आप कई जगहों पे देखोगे ऑब्जर्वेशनल के टाइप बताए गए हैं। ठीक है, इसलिए मैंने क्रॉस सेक्शनल की बात की, लॉन्गिट्यूडनल की बात की। अब अगर मैं ऑब्जर्वेशनल स्टडी, ऑब्जर्वेशनल स्टडी आपको पता होगा, इसमें हम सिंपली ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, सिंपली ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑब्जर्वेशनल स्टडी में। तो जब हम ऑब्जर्वेशनल स्टडीज को और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज को मिला देते हैं तो ये बन जाता है हमारा कोहर्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोहर्ट की। तो कोहर्ट स्टडी क्या है हमारी? कोहर्ट स्टडीज बेसिकली एक तरीके का, एक मिनट मैं इसको हटा दूं। कोहर्ट स्टडीज में बेसिकली जो कोहर वर्ड है वो रोम से आया है, जिसमें जहां पे रोम में 300 से लेके 600 की जो इन्फेंट्री होती थी, मतलब की जो पैदल सेना होती थी, उसको कोहर्ट बोला जाता था इन रोम। ठीक है, पर कोहर्ट को लैटिन में, क्योंकि कोहर्ट एक लैटिन वर्ड है, वहां पे इसको इनक्लोजर, कंपनी, क्राउड या ग्रुप के रूप में बताया गया है। मतलब कि वो क्राउड या वो ग्रुप जो कि कुछ सेम फीचर, कुछ कॉमन फीचर को शेयर करता है। ठीक है, तो कोहर्ट स्टडीज बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जर्वेशन स्टडीज है जो इन्वेस्टिगेट करती हैं प्रिडिक्टिव रिस्क फैक्टर एंड हेल्थ आउटकम को, कि रिस्क फैक्टर, हेल्थ आउटकम यानी कि डिजीज, तो उस डिजीज को लेके उसके रिस्क फैक्टर क्या है इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करती हैं। हेल्थ आउटकम हमारा क्या हो गया? जैसे लंग कैंसर है, तो लंग कैंसर के लिए प्रिडिक्टिव रिस्क फैक्टर क्या है, किस वजह से होता है? स्मोकिंग से, है ना। तो स्मोकिंग यहाँ पे रिस्क फैक्टर हो गया, हेल्थ आउटकम क्या हो गया हमारा? लंग कैंसर। ठीक है, हम अगर मेंटल हेल्थ के टर्म में बात करें तो सीजोफ्रेनिक, ठीक है, सीजोफ्रेनिया डिसऑर्डर हो रहा है, तो सीजोफ्रेनिया हमारा हेल्थ आउटकम हो गया। प्रिडिक्टिव रिस्क फैक्टर क्या हो जाएगा वहां पे? जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस हो जाएंगी। ठीक है, आप ये जो कोहर्ट स्टडीज होती हैं, ये क्लिनिकल ट्रायल्स बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ क्लिनिकल स्टडीज हैं, पर मैं ये नहीं कह रही कि क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं इसमें, क्योंकि इसमें हम कोई भी इंटरवेंशन नहीं दे रहे, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दे रहे टाइम सीरीज की तरह। ठीक है, पर जो फैक्टर ऑफ इंटरेस्ट होता है रिसर्चर का, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ग्रुप में। ठीक है, कि मतलब कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है तो स्मोकिंग जो है उस ग्रुप में होनी चाहिए। ठीक है, फिर है
इसमें हम पार्टिसिपेंट को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 5 साल के लिए ऑब्जर्व करते हैं, फॉलो करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो एक्सपोज ग्रुप है वो, हम कंपेयर कर रहे हैं ना एक्सपोज ग्रुप को नॉन एक्सपोज ग्रुप से या अनएक्सपोज ग्रुप से, कि उसका इंसिडेंस ऑफ डिजीज क्या रहा। ठीक है। फिर ऑब्जर्वेशनल नेचर है कोहर्ट स्टडीज का, इसलिए इसमें हम क्या करते हैं, रिस्क फैक्टर और डिजीज के बीच में एसोसिएशन देखते हैं, कोरिलेशन देखते हैं ना, पर कॉज नहीं देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई ऑल अबाउट कोहर्ट स्टडी। कोहर्ट स्टडी जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर देती है, जैसे कि वो बताती है कि व्हाट रिस्क फैक्टर प्रिडिक्ट डिजीज, किस तरह के रिस्क फैक्टर डिजीज को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्या एटलॉजी है, किस तरह के कॉजेस होंगे आउटकम को लेके, प्रोग्नोसिस क्या होगी, क्या रिकवरी रेट रहेगा, अगर हम बाइपोलर की बात कर रहे हैं, डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो एपिसोड 1 में उसकी रिकवरी कैसी रहेगी, एपिसोड 2 में कैसी रिकवरी रहेगी, डायग्नोसिस कैसे रहेगा, अगर किसी को साइकोसिस तो है ही, साइकोटिक डिसऑर्डर है ही, और वो सब्सटेंस भी ले रहा है, तो कोमॉर्बिडिटी डेवलप होने की संभावना है, तो डायग्नोसिस क्या रहेगी। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर कोहर्ट स्टडी हमें देती है। इसको अभी हम और क्लियर करेंगे। ठीक है, आप कोहर्ट स्टडी, मैंने आपको बताई छोटा सा ब्रीफिंग दे दी। कोहर्ट स्टडी में जो रिसर्चर है, ये जो हमारा रिसर्चर है, ये वो क्या कर रहा है, ये इस ग्रुप को, ये ग्रुप यानी कि कोहर्ट, उसको क्या कर रहा है, ये ग्रुप यानी कि कोहर्ट जो हु शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन और डेमोग्राफिक सिमिलैरिटी, जो किसी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर कर रहे हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऑफ्टन मैनी मंथ्स, और कुछ साल भी हो सकते हैं। फिर इसको फॉलो अप करेगा, फिर देखिएगा सम ऑफ द कोहर्ट विल बी एक्सपोज टू अ स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर। ये नहीं हो सकता कि जितने भी लोग स्मोकिंग कर रहे हैं सभी को लंग कैंसर हो जाएगा, कुछ को होगा, कुछ को नहीं भी होगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता जितने भी लोगों में जेनेटिक इनहेरिटेंस था सिजोफ्रेनिया को लेके, उन सभी में सिजोफ्रेनिया डेवलप हो जाए, कुछ को हो सकता है, कुछ को नहीं भी हो सकता। ये सब कोहर्ट स्टडी आंसर करेंगे हमें। ठीक है, अभी आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर एक मेंटल हेल्थ की फील्ड में बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी स्टडी हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी थी, जिसने हमें बहुत सारी कंक्लूजन्स बताए, बहुत सारी चीजें बताई एबीसीडी के बारे में। एबीसीडी यानी कि एडोलसेंट ब्रेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत बड़ी स्टडी थी। इसमें हमने 10,000 से ज्यादा बच्चे लिए थे, जो कि इस चीज को लेके लिए गए थे कि उनके हम पैदा होने के बाद से उनको अडल्ट लाइफ तक ऑब्जर्व करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, इन बच्चों को उनके चाइल्डहुड से लेके अडल्ट लाइफ तक फॉलो किया गया, ऑब्जर्व किया गया। फॉर दिस पर्पस, किस पर्पस को लेके, ये जानने के लिए कि उनके कॉग्निशन में, उनके सोशल, इमोशनल, फिजिकल डेवलपमेंट में कौन कौन से डिटरमिनेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ ये तो छोटी सी चीज मैंने बताई। अब कॉग्निशन अगर डेवलप नहीं हो पा रहा है तो किस वजह से डेवलप नहीं हो रहा, किसी का कॉग्निशन, किसी का आईक्यू बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है तो किस फैक्टर की वजह से डेवलप हो रही है। बहुत बड़ी स्टडी है तो उसका ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत ज्यादा रहे होंगे, बहुत सारी हाइपोथेसिस बना के चले होंगे वो रिसर्चर्स। एक रिसर्चर ने नहीं की है, कई सारे रिसर्चर्स में इन्वॉल्व थे, तो ये एक तरह की कोहर्ट स्टडी थी। कुछ कोहर्ट स्टडीज के मैंने यहाँ नाम मेंशन किए हैं, आप देख सकते हो। फ्लामिंगम कोहर्ट स्टडी है, स्विस एचआईवी कोहर्ट स्टडी, एचआईवी पे हुई थी। फ्लामिंगम कोहर्ट स्टडी हार्ट डिजीज पे हुई थी। दानिश यूरोसिस डिप्रेशन, डिप्रेशन पे हुई थी। तो ये कोहर्ट स्टडीज के नाम डाल के आप सर्च करके इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, यही चीजें निकल के आएंगी। हाँ, एबीसीडी जो स्टडी मैंने आपको बताई है, यहाँ पे आप इस डायग्राम को देख सकते हो कि इन्होंने चाइल्डहुड में बच्चे का जो ब्रेन होता है वो ऑरेंज और येलोइश टाइप का होता है, मतलब कि वो डेवलपमेंट दिखा रहा है कि डेवलप हो रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है अभी, लेकिन जैसे जैसे वो ब्लूइश होता जाता है वो डेवलप हो जाता है। और उसका ब्लू जो पार्ट है, जो ब्लू रंग है, ब्लू कलर है, वो उसके उतने ही ज्यादा फंक्शनलिटी को इंडिकेट करता है कि उसका ब्रेन बहुत फंक्शनल है, बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। लेकिन अगर यही ब्रेन का कलर ब्लू ना होके ब्लैक होता, तो हम कह सकते थे कि उसके अंदर मेंटल डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है, मतलब उसको डिमेंशिया, अल्जाइमर, साइकोसिस, इस तरह की चीजें हैं, क्योंकि इसका जो ब्रेन है वो पार्ट, उस ब्रेन का जो ब्लैक है वो वर्क नहीं कर रहा, फंक्शनल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, तो बात करते हैं जो हमारी
कोहर्ट स्टडी है वो दो टाइप की होती है, प्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी और रिट्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी। प्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी जो होती है वो आगे का अध्ययन है, हमें आगे की तरफ दिखाता है, ठीक है। जैसे इसमें रिसर्चर को आप देख रहे हो, रिसर्चर ऑब्जर्व कर रहा है प्रेजेंट सिचुएशन को और उसके बेस पे उसका फॉलोअप लेता है और फ्यूचर रिजल्ट को बताता है। तो मतलब कि जब हम प्रेजेंट सिचुएशन के बेस पे फ्यूचर रिजल्ट को प्रिडिक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी। तो इसमें रिसर्चर ने क्या किया, उसने क्या किया, एक ग्रुप को चूज किया हु डू नॉट हैव द आउटकम ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें आउटकम ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। फिर रिसर्चर ने क्या किया, मेजर किया वेराइटी ऑफ वेरिएबल्स को दैट माइट बी रेलिवेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंडीशन, ठीक है, जो उस कंडीशन को डेवलप करने के लिए रेलिवेंट हो। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द पीपल इन द सैंपल आर ऑब्जर्व किए गए टू सी वेदर दे डेवलप द आउटकम ऑफ इंटरेस्ट और नॉट, ठीक है। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमने 100 का सैंपल लिया, ठीक है। 100 में भाई हमने 100 का एक सैंपल ले लिया, उसमें कुछ लोगों में जेनेटिक फैक्टर होगा सिजोफ्रेनिया का और कुछ में नहीं भी होगा, ठीक है। तो भाई हमने जब स्क्रीनिंग की और भाई क्लिनिकल टेस्ट यूज किए तो हमें पता चला 60 में था। हमने उनकी केस हिस्ट्री ली, भाई उनके जीन्स में था कि नहीं था, उनके माँ बाप को, उनके भी आगे की पीढ़ियों में जनरेशन में था कि नहीं था। तो हमने जेनेटिक फैक्टर में पाया कि 60 को था और 100 में से 40 को नहीं था। तो अब हमने प्रोस्पेक्टिव स्टडी, हम आगे की तरफ जाएंगे। तो हमने 2023 से ये माना कि हम 10 साल तक उनको फॉलो करेंगे और 2033 तक जाएंगे, 2033 तक हम इसको स्टडी करके देखेंगे कि इस जेनेटिक फैक्टर की वजह से किस में हो रहा है और जेनेटिक फैक्टर ना होने की वजह से भी किस में हो रहा है, ठीक है। तो हमें आगे, मैं मान के चल रही हूँ, हमें इस तरह के डेटा इस तरह के मिलते हैं। ये आपको कैलकुलेशन समझाने के लिए मैंने डेटा लिखा है कि जैसे हमें जेनेटिक फैक्टर हमारा 60 में था, तो हमने देखा कि जो सिजोफ्रेनिक डिसऑर्डर है वो 40 में तो आ गया पर 20 में नहीं आया, और बल्कि सेम जेनेटिक फैक्टर था। तो 40 में डेवलप हुआ, 20 में नहीं हुआ। इसी तरीके से जिन 40 में जेनेटिक फैक्टर नहीं था इस तरह का कोई भी सिजोफ्रेनिया से रिलेटेड, लेकिन 3 में सिजोफ्रेनिक डिसऑर्डर पाया गया और 37 में नहीं पाया गया। बहुत सारे कॉज या बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंटल डिसऑर्डर के होने और ना होने के लिए। भाई हो सकता है जिन लोगों में नहीं हो रहा है लेकिन जेनेटिक फैक्टर था, उनका इन्वायरमेंट बहुत सपोर्टिव हो, फैमिली बहुत सपोर्टिव रही हो, उनका मेंटल हेल्थ, उनकी फिजिकल हेल्थ, उनकी साइकोलॉजिकल वेलबींग बहुत अच्छी रही हो, इसलिए नहीं भी हुआ होगा। तो ये सब का आंसर जो है हमें कोहर्ट स्टडी देती है, ठीक है। अब तो फिलहाल आगे बात करते हैं, हमें डेटा मिल गया है यहाँ पे। अब हम निकालते हैं रिलेटिव रिस्क रेशियो, ठीक है, जिसके बेस पे हमें इंसिडेंस पता चलेगा कि किसी स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर की वजह से उस डिजीज के इंसिडेंस के कितने चांसेस होते हैं, जो हमारा मेन काम है, ठीक है, कोहर्ट स्टडी का। तो अब भाई एक तरफ हम लिख देते हैं प्रिडिक्टर्स, यानी कि हम लिख देंगे विथ जेनेटिक फैक्टर, विदाउट जेनेटिक फैक्टर। एक तरफ हम लिख देंगे आउटकम, यानी कि किसको डिजीज हो रही है किसको नहीं हो रही। तो पहले में हम पहले कॉलम में हम लिख देंगे 40-20, मतलब 40 को हुआ था 20 को नहीं हुआ था, ठीक है, विद जेनेटिक फैक्टर में। विदाउट जेनेटिक फैक्टर में हम लिखेंगे 3 को हुआ 37 को नहीं हुआ, टोटल किया 60-40 आ गया। अब इंसिडेंस ऑफ डिसऑर्डर निकाला जब हमने, तो हमारा 40/60 हो जाएगा, 3/40 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा 40 आया था जिनको डिसऑर्डर हुआ था, और कितने में से हुआ था 60 में से, अपॉन कितनों को हुआ था विदाउट जेनेटिक फैक्टर में 3 को हुआ था, कितने में से हुआ था 40 में से हुआ था। इसको सॉल्व करेंगे तो 8.8 इंसिडेंस रेशियो आएगा। और आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि कैलकुलेशन सही है कि नहीं है। नहीं सही है तो आप पुट कर लीजिएगा, और वही हमारा इंसिडेंस रेशियो होगा जो बताएगा किसी स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर की वजह से क्या इंसिडेंस होते हैं, क्या चांसेस बढ़ जाते हैं किसी डिजीज के होने के, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हमारा इंसिडेंस जो है वो बहुत हाई आया है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई प्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी। इसको हम थोड़ा सा डेटा वाइज भी समझ सकते हैं कि कैसे स्टेप में फॉलो करते हैं। तो एक नर्स
हेल्थ स्टडी हुई थी। इसमें इन्वेस्टिगेटर ने क्या किया था, कुछ क्वेश्चंस को बनाया था, कुछ स्किल्स यूज की थी, ठीक है, कुछ क्वेश्चनायर्स बना लिए थे, स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनायर का यूज किया था। हम ऐसे कोई भी क्वेश्चनायर नहीं यूज कर सकते जब हम इतनी बड़ी स्टडी करने जा रहे होते हैं, जो इतनी एक्सपेंसिव है और इतने वैलिड और रिलायबल रिजल्ट हमें दे रही होती है। तो हमें हर चीज, हर स्टेप पे बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है। तो हम क्वेश्चंस बना लेंगे, डिजाइन कर लेंगे, और फिर हम डेटा कलेक्ट करेंगे एक्सपोजर को लेके बिफोर डिजीज। फिर हम बेस लाइन इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे जब हमें सभी सब्जेक्ट से सेम क्वेश्चनायर, सेम स्केल, सेम टेस्ट का यूज करते हुए इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो हम क्या करते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनको फॉलो करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं कुछ सालों के लिए, और देखते हैं कि डिजीज हुई या नहीं हुई, और वेदर देयर एक्सपोजर स्टेटस इज चेंज और नॉट। ठीक है, इस तरीके से जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो रिस्क फैक्टर और डिजीज आउटकम को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देने में समर्थ हो पाता है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई प्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी, जो हमें आगे की तरफ ले जाती है, प्रेजेंट सिचुएशन के बेस पे फ्यूचर रिजल्ट को बताती है। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं रिट्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी की। रिट्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी, जिसको हम केस कंट्रोल स्टडी भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें दो ग्रुप्स होते हैं, बोथ आर रिट्रोस्पेक्टिवली आइडेंटिफाइड एंड प्रोस्पेक्टिवली कंपेयर। ठीक है, रिट्रोस्पेक्टिवली वो दोनों ग्रुप आइडेंटिफाई किए जाएंगे और प्रोस्पेक्टिवली कंपेयर करेंगे। ठीक है, कोहर्ट स्टडी में जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं हमको सब डिवाइड कर देते हैं दो ग्रुप्स में। एक एक्सपोज्ड होता है टू अ गिवन फैक्टर और एक नॉन एक्सपोज्ड होता है टू द सेम फैक्टर। ठीक है, आप यहाँ पे क्या है, केस क्या है, कंट्रोल क्या है। केस क्या है, बेसिकली रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी तो हमने बताया कि ये पीछे का अध्ययन है, उल्टा है ना प्रोस्पेक्टिव स्टडी का, बिल्कुल। ठीक है, तो केस हमारे यहाँ पे डिजीज है, कंट्रोल वो पॉपुलेशन है जिसको डिजीज नहीं थी। तो भाई रिसर्चर क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है पास्ट एक्सपोजर को और उसके बेस से प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे रिसर्चर क्या कर रहा है, जैसे मान लिया हमने, सपोज करिए कि 200 का सैंपल लिया, उन 200 का सैंपल जो लिया है उसमें जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, क्योंकि कोहर्ट है ना, वो कॉमन होंगी। ठीक है, जैसे इसमें से 100 को डिसऑर्डर है और 100 को नहीं है। ठीक है, 100 में डिप्रेशन पाया जा रहा है, 100 में नहीं पाया जा रहा है। अब हम पीछे जाएंगे 2023 से 2013 की तरफ, हम उनको फॉलो करेंगे, फॉलो अप लेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, फिर हम जानते हैं जो डिप्रेशन है उसका एक मेन रिस्क फैक्टर है परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस। अब हम एक्सपोजर देखेंगे, कितनों का एक्सपोजर था, कितनों का एक्सपोजर नहीं था। तो हम मान के चल रहे हैं डिप्रेशन के 100 में से 80 लोग एक्सपोज थे परसिस्टेंट फीलिंग को लेके, परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस को लेके, और 20 नहीं थे। ऐसे ही जिनको डिप्रेशन नहीं था उसमें से परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस को लेके 50% जो लोग थे हमारे, वो एक्सपोज थे और 50 एक्सपोज नहीं थे। तो इसके बेस पे अभी डेटा जो हमें मिला है, ठीक है, अब हम कंपेयर कर रहे हैं ना डिप्रेशन वालों को नॉन डिप्रेशन से कंपेयर कर रहे हैं। तो अब इसके बेस पे हम और रेशियो निकाल लेंगे कि और रेशियो क्या निकल के आ रहा है, क्या कह रहा है। ठीक है, अब इसमें भी हम वही करते हैं कि एक तरफ हम एक्सपोज्ड अनएक्सपोज्ड लिख लेते हैं, मतलब कि जो यहाँ पे हमारी परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस है कुछ लोगों को नहीं थी। एक तरफ हम क्या लिख लेते हैं, डिजीज लिख देते हैं, और एक तरफ नॉन डिजीज, मतलब कि एक तरफ हम केस लिखेंगे, एक तरफ हम कंट्रोल लिख लेंगे। ठीक है, डेटा डाल देंगे और इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसका, फिर और रेशियो हमें निकल के मिल जाएगा 80 से 50, 20 से 50। जो भी निकल के आएगा वो और रेशियो होगा, वो हमें बताएगा कि वो रिस्क फैक्टर जो हम लेके चल रहे हैं उस डिजीज के लिए, वो कितना रिस्पॉन्सिबल है पर्टिकुलर डिजीज के लिए। ठीक है, ये हमारे रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी हो गया, पीछे का अध्ययन है। अब इसमें भी हम क्या करते हैं, इसको भी अगर हम स्टेप में समझें, तो रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज क्या होती हैं, कंसीव हो जाती हैं आफ्टर सम पीपल हैव ऑलरेडी डेवलप्ड द आउटकम ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कि उसमें पहले से ही कुछ डिसऑर्डर या डिजीज डेवलप हो चुकी है, पहले से ही लंग कैंसर हो चुका है, पहले से ही सिजोफ्रेनिया हो गया है, पहले से ही बाइपोलर हो गया है। ठीक है, पहले से ही कोविड हो चुका है। तो ये हमारी रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी है जिसमें डिजीज हो चुकी है इंसान को।
तो जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो क्या करता है, जंप बैक इन टाइम, ठीक है, पीछे जाता है समय के, टू आइडेंटिफाई अ कोहर्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एट अ पॉइंट इन टाइम, ठीक है, बिफोर दे हैव डेवलप्ड द आउटकम ऑफ इंटरेस्ट एंड दे ट्राई टू एस्टैब्लिश देयर एक्सपोजर स्टेटस एट दैट पॉइंट इन टाइम, ठीक है, मैंने भी बताया आपको। Then they determine whether the subject subsequently developed the outcome of interest or not, ठीक है। तो ये चीजें वही बता रही है जो मैंने आपको पीछे आपको स्टडी में बताया। बस बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, आपको बहुत ध्यान देके अगर समझेंगे तो आप बता पाएंगे। ऑड रेशियो है जिसको हम रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी में निकाल रहे हैं, रिलेटिव रिस्क रेशियो है जिसको हम प्रोस्पेक्टिव स्टडी में बता रहे हैं। प्रोस्पेक्टिव स्टडी बेसिकली हमारी क्या है, आगे की स्टडी है, रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी जो है हमारी वो पीछे की स्टडी है, ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट है। अब बात करें तो बहुत सारी कोहर्ट स्टडीज हुई थी, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ लिंक्स दे रखे हैं, आप इसके थ्रू जाके इन पेपर्स को पढ़ सकते हैं। प्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी है जो फ्रामिंगम में हुई थी, बहुत बड़ी स्टडी थी, स्टार्टिंग थी कोहर्ट स्टडी की। ऐसे ही रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी थी जो स्मोकिंग और लंग कैंसर को लेके हुई थी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं कि ऑल चिल्ड्रन born in a hospital during a 2 year period are followed until each child reaches the age of 18। जब तक वो 18 साल तक के नहीं हो जाते तब तक हम उनको फॉलो करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। The main objective of this study is to examine the incidence and predictor of different childhood onset psychiatric disorder, ठीक है। तो देखना चाह रहे हैं कि क्या इंसिडेंस है, क्या प्रिडिक्टर्स हैं चाइल्डहुड में साइकियाट्रिक डिसऑर्डर के ऑनसेट के। तो ये भी एक तरीके की कोहर्ट स्टडी है। सिजोफ्रेनिक वाली मैंने काफी डिस्कस कर ली है तो उसको मैं नहीं बता रही हूँ। इसी तरीके से ये डॉक्टर्स की भी है, ये आप पढ़िएगा। बहुत सारी स्टडी हुई है कोहर्ट को लेके, रिट्रोस्पेक्टिव पे ही और प्रोस्पेक्टिव पे ही। आगे बढ़ते हैं। तो कोहर्ट स्टडी की बात करें तो कोहर्ट स्टडी में इंडिविजुअल्स हु डू नॉट हैव द रिजल्ट एट बेस लाइन, जो बेस लाइन में कोई भी रिजल्ट नहीं होता, हम उनको ट्रैक करते हैं ओवर टाइम टू डिटरमाइन द इंसिडेंस ऑफ द इवेंट, ठीक है। अब थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल इश्यूज क्या आते हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, क्योंकि अपने आप में जितनी ज्यादा रिलायबल स्टडी है कि स्टैंडर्डाइज्ड स्टडी है उतने ही कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज भी होते हैं, इसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बेस लाइन में, सच एज मेडिकेशन, ड्रग डोजेज, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वेरिएबल्स, डाइटरी वेरिएबल्स में चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द स्टडी, चेंज होते जाते हैं कोर्स ऑफ द स्टडी पे, ठीक है। रिपीटेड फॉलो विजिट जो होती हैं, जिनको हमने शेड्यूल की होती हैं ऐसे लोगों की, वो क्या होती हैं, फेल हो जाती हैं, बहुत ड्रॉप आउट होता है, बहुत डेटा वेस्टिंग होती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं सब ग्रुप्स ऑफ इंटरेस्ट को, सच एज आउटकम इन चिल्ड्रन, ठीक है, भाई गेस्टेशनली का हम एक्सपोज हो रहा है कि अनएक्सपोज हो रहा है टुवर्ड्स द एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, बिकॉज सब्जेक्ट्स वर नॉट रैंडोमाइज, सब्जेक्ट तो रैंडोमाइज हुए ही नहीं है टू देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। तो बहुत सारे कंपाउंडिंग वेरिएबल्स जो होते हैं कॉम्प्लिकेट कर देते हैं हमारे एनालिसिस ऑफ डेटा को, हमारे एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन को। इसी तरीके से कि भाई बड़ी स्टडीज हैं तो हम अपने आप नहीं कर सकते, हमें किसी सपोर्ट की जरूरत है, हमें फंडिंग की जरूरत है, जो कि इंडिया में फंडिंग बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है, हमें इतनी आसानी से फंडिंग नहीं मिल पाती, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कोहर्ट स्टडी। हम आगे चलते हैं, बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के। हाँ, कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, इसको आप देख लो। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं कोर्ट स्टडीज को लेके कि इन अ केस कंट्रोल स्टडी वन कैन कैलकुलेट ईदर अ रिस्क रेशियो और एन ऑड रेशियो। ये आप बताओगे कि क्या मिलता है, ठीक है। ऑड रेशियो कैलकुलेट करते हैं केस कंट्रोल में, केस कंट्रोल क्या है, रिट्रोस्पेक्टिव है कि प्रोस्पेक्टिव है, ये अगर आंसर आपको पता है तो आप बता पाओगे। हम रिलेटिव रिस्क रेशियो देख रहे हैं कि ऑड रेशियो देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही ड्रिंकिंग यानी और स्मोकिंग, लंग कैंसर, इन सब से रिलेटेड मैंने बात की है, यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप देख लीजिएगा बाद में वीडियो में। आगे बढ़ते हैं, बिकॉज ऑफ लेस टाइम, हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है तो हम अब टाइम सीरीज की बात करेंगे। पार्ट 2 जो है हमारा वो टाइम सीरीज की बात करता है।
टाइम सीरीज क्या है? टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग अ सिंगल वेरिएबल रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब हम एक पीरियड ऑफ टाइम में एक सिंगल वेरिएबल पे बार बार ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक पार्टिसिपेंट का, स्पेसिफिक ग्रुप का, दैट इज द टाइम सीरीज। क्योंकि हमें जो डेटा मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है? टाइम से कनेक्टेड डेटा मिल रहा है। ठीक है, हमारा डेटा क्या है? टाइम से कनेक्टेड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट स्माइलिंग इन एवरी 2 सेकेंड इंटरवल ओवर अ 10 मिनट कन्वर्सेशन। ठीक है, तो ये इसमें जो हमें डेटा मिलेगा वो टाइम से कनेक्ट होके मिलेगा ना, तो दिस इज द टाइम सीरीज डिजाइन। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि साइकोलॉजी में आप मुझे बताइए इन जनरल कि सिजोफ्रेनिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, उसका क्या प्रेवलेंस है? ठीक है, क्या मेडिकल, कितने मेडिकल बेनिफिशियरीज हैं, क्या इंश्योरेंस, कितने लोग इंश्योरेंस कराते हैं इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स को लेके? ठीक है, तो आप अगर मुझे बताते हो कि मैम 50 to 60% तो कराते होंगे ना, या 40 से 50% कराते होंगे, तो ये बहुत जर्नल आप मुझे बता रहे हो, पर मैं कहूंगी नहीं, आप मुझे ईयर वाइज बताओ। ठीक है, ईयर से कनेक्ट करके बताओ कि 2008 में क्या प्रेवलेंस रहा। यहाँ पे प्रेवलेंस की स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है। ठीक है, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हो गई है, वो देख लीजिएगा, आप लोग सही रखिएगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ईयर से कनेक्ट करके बताओ कि 2008 में सीजोफ्रेनिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का क्या प्रिवलेंस रहा, कितने मेडिकल बेनिफिशरीज रहे, कितने लोगों ने इंश्योरेंस कराया था, आप मुझे टाइम से कनेक्ट करके बताओ, ईयर के अकॉर्डिंग बताओ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टाइम सीरीज डेटा, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको ग्राफ के थ्रू। तो ये हमारा टाइम सीरीज डेटा है। 2008 में 114.2 लोगों ने क्या किया था, हमारा नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस कराया था, और हमारे 235.7 लोगों ने मेडिकल एड बेनिफिशियरीज रहे थे। इन लोगों को हमारी मेडिकल सर्विसेज यानी कि साइकेट्रिक फैसिलिटीज प्रोवाइड हुई थी। ठीक है, ऐसे 2009 में 115.8 लोगों ने इंश्योरेंस कराया और 237.8 लोगों को मेडिकल एड बेनिफिशियरीज मिले थे। ठीक है, मतलब कि मेडिकल एड प्रोवाइडेड थे, फैसिलिटीज मिली थी। तो अगर मैं किसी चीज को टाइम से कनेक्ट कर रही हूँ, टाइम से कनेक्ट कर दे रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? टाइम सीरीज डेटा, और ये जो प्रोसीजर है वो टाइम सीरीज कहलाएगा। ठीक है, मतलब कि मैंने क्या किया, पर्टिकुलरली मेंशन कर दिया बाय ईयर। ओके, फिर है, अब इसमें 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है हमारे, वेट अ मिनट, हाँ, वो है इरेगुलरिटी। इरेगुलरिटी पाई जाएगी जो हमारा टाइम सीरीज डेटा होगा, मतलब कि बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होंगे बिकॉज ऑफ अनकंट्रोलेबल, क्योंकि हम अनकंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, अनप्रिडिक्टेबल हैं, अनएक्सप्लेनेबल हैं। ठीक है, तो हमारा कई बार जो हम काम कर रहे होते हैं उसमें फ्लक्चुएशंस डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि डिजास्टर की वजह से, मैन मेड डिजास्टर हो सकते हैं, नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं, उसके वजह से इरेगुलरिटी भी पाई जाती है टाइम सीरीज में। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि पैंडेमिक आ गया एकदम से, और हमारी जो मेडिकल सिस्टम था वो इतनी जल्दी तैयार नहीं था कि इतने सारे बेड प्रोवाइड कर सके, इतनी सारी मेडिसिन प्रोवाइड कर सके, तो क्या हुआ, एक इरेगुलरिटी सी आ गई थी। ठीक है, तो वो क्या हुआ, टाइम सीरीज जो ये डेटा मिलेगा उसमें इरेगुलरिटी दिखेगी, वो टाइम सीरीज का इरेगुलर डेटा होगा। अब मैं अगर आपसे कहूँ साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी मतलब क्या हुआ कि भाई एक साइक्लिकल पैटर्न आपको मिलेगा अप एंड डाउन का। अप रहा बहुत, अप और डाउन में भी एक टाइम रहेगा भाई, 6 साल तक बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे से चला, बढ़िया चला। ठीक है, जैसे कि मॉल वगैरह की शुरुआत में जब मॉल्स खुले तो बहुत चले, बहुत चले, बहुत चले, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने अपने अंदर चेंजेस नहीं किए, ठीक है, चेंज नहीं किया, और दूसरे नए मॉल आ गए, उन्होंने नई फैसिलिटीज डाली, बहुत अच्छे से बैठने की सुविधाएं दी लोगों को, हर तरह के जो आउटलुक्स थे वो एक ही जगह पे हमें देखने को मिले, तो यहाँ पे क्या है, साइक्लिसिटी देखने को मिली। ऐसे आप कपड़ों में देख सकते हैं, फैशन इंडस्ट्री में देख सकते हैं कि जब कोई फैशन आता है तो वो बहुत चलता है, बहुत चलता है, बहुत बढ़िया से चल रहा होता है, उसमें अगर छोटे छोटे चेंजेस होते रहते तो वो आप ही रहता,
लेकिन क्या होगा, एक टाइम बाद वो फैशन बिल्कुल डाउन चले जाता है, फिर एक टाइम बाद फिर ऊपर होके आता है। ठीक है, जैसे कि अभी आप फैशन इंडस्ट्री में देख सकते हैं, जो आप कपड़े पहन रहे हैं वो बहुत पहले खूब चलते थे, वेल बॉटम पैंट्स वगैरह पहले सालों पहले चला करते थे, लेकिन अभी मैं देखती हूँ, राह चलते भी देख लेती हूँ, कई लोग अब फिर से वेल बॉटम पहनते हैं। तो ये साइक्लिसिटी देखने को मिलती है, मतलब एक अप देखने को मिलेगा, फिर डाउन आ जाएगा। फिर है सीजनैलिटी। सीजनैलिटी क्या होती है, सर्टेन पैटर्न रिपीटेडली अकर एट द सेम पीरियड। ठीक है, सेम पीरियड में होगा या पॉइंट एक स्पेसिफिक पॉइंट में होगा एवरी ईयर पे। जैसे कि जो अम्ब्रेला है वो हम साल भर लेके नहीं चलेंगे, या जो गर्म कपड़े हैं वो साल भर हम नहीं पहनते हैं, स्पेसिफिक सीजन में ही पहनते हैं। तो ये क्या है, सीजनैलिटी है। अम्ब्रेला कब लेते हैं, हम समर्स में लेते हैं जब बरसात का मौसम होता है ना, ये नहीं कि हम हमेशा ही लेके घूम रहे हैं। फिर है ट्रेंड। ट्रेंड क्या है, या तो डिक्रीजिंग होगा या इंक्रीजिंग होगा और इंडिकेट करेगा हमारे फ्यूचर डायरेक्शन को। ठीक है, एक लॉन्ग रनिंग पैटर्न है। ठीक है, ये ट्रेंड है एक तरीके का। तो ये चार कंपोनेंट पे बेस्ड होता है हमारा टाइम सीरीज। बेसिकली टाइम सीरीज को समझना है आपको कि वो डेटा जो हमारा टाइम से कनेक्टेड है, जो हम टाइम से कनेक्ट करके चीजों को देख रहे होते हैं, दैट इज द टाइम सीरीज। अब आगे हम बात करते हैं इसके कुछ डिजाइन की, ताकि चीजें और अच्छे से समझ में आए। हमारी जो पहली डिजाइन है टाइम सीरीज की, वो है टाइम सीरीज डिजाइन विथ ट्रीटमेंट इंटरप्शन। इसमें क्या होता है, हम प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन करते हैं और मेजर करते हैं चीजों को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की। जैसे हमने ऑब्जर्वेशन किया पहले साल पे 2015 में, 2016 में, 2017, 18, 19 में। ठीक है, 5 तक 19 में आया, तो हमने देखा किसी फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी कैसी रही 2015 से लेके 2019 तक। ठीक है, फिर हमें उसको क्या करना है, ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, 2015 से लेके 17 तक हम मान के चल रहे हैं, उस फैक्ट्री की जो प्रोडक्टिविटी थी उसको हमने इस तरीके से देखा कि वहां पे जो वर्किंग आवर्स थे वो 10 घंटे थे। ठीक है, फिर ट्रीटमेंट हमने किस तरीके से दिया, हमने उस 10 घंटे को 8 घंटे कर दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे 19 के बाद 20 से जब हमने इसको 8 घंटे 10 घंटे से 8 घंटे किया, अब क्या प्रोडक्टिविटी कम हो रही है कि बढ़ गई। ठीक है, फिर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे 20, 21, 22, 23, 24 में कि जो वर्किंग शिफ्ट थी हमने तो 10 घंटे से 8 घंटे कर दी, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई। ठीक है, तो हमारे पास बिफोर का डेटा हो जाएगा और ट्रीटमेंट देने के बाद का डेटा हो जाएगा। हम कंपेयर कर लेंगे, दोनों मीन्स निकल के आ जाएंगे, हम टी टेस्टिंग कर सकते हैं। इससे हमें टाइम सीरीज का डेटा जो है वो कैलकुलेट होके मिल जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम सीरीज होती है ट्रीटमेंट इंटरप्शन पे। नेक्स्ट है टाइम सीरीज डिजाइन विथ नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप्स। ठीक है, एक होती है इक्विवेलेंट ग्रुप्स, एक होती है नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप्स। हम लोग इसमें सबसे ज्यादा नॉन इक्विवेलेंट, क्योंकि हमें कभी भी इक्विवेलेंट ग्रुप्स नहीं मिल पाते। ठीक है, जब रिसर्चर, ठीक है, जो ग्रुप उसको मिल रहा होता है, मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं हो पाता, तो वो सेम वैसा ग्रुप ले लेता है जो उसे मिला हो, जो कि इंटैक्ट ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, जो कि होता है एक्सपेरिमेंटल और दूसरा होता है कंट्रोल। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, कंट्रोल ग्रुप को हम ट्रीटमेंट नहीं देते। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है देखते हैं। एक जैसे इसमें जो प्रॉब्लम दी हुई है, इफेक्ट ऑफ टीचिंग मेथड्स ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। अगर हमें ये देखना है तो हमने क्या किया, ग्रुप ए ले लिया, ग्रुप वही मतलब हमारे पास 12th क्लास के बच्चे अवेलेबल हैं, उसे में से हमने भाई 100 बच्चे थे, हमने 50 बच्चे रख ले लिए। ठीक है, या हम सेम वही ग्रुप ले लेंगे, हम सिर्फ 12th क्लास के ही बच्चे ले ले रहे हैं, उनको हमने क्या किया, पहले पुराना टीचिंग मेथड पढ़ाया। ठीक है, फिर हमने उनको क्या किया, नया टीचिंग मेथड पढ़ाया, और फिर हमने उनको देखा कि क्या उनका रिस्पॉन्स था। ठीक है, फिर हमने दूसरे ग्रुप में, यहाँ खैर दूसरा ही ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप बी लिखा होना चाहिए, तो ग्रुप बी को जब हमने पुराना टीचिंग मेथड पढ़ाया और कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। ठीक है, और फिर ऑब्जर्व किया, देखा कि क्या एकेडमिक परफॉर्मेंस रही उनकी, तो जो हमें डेटा मिलके आ जाएगा, क्योंकि दो डेटा हो गए। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये ग्रुप बी होगा। ठीक है, तो ग्रुप ए जो है हमारा, उसमें हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया उनका रिजल्ट का, क्या रिजल्ट है, कैसी एकेडमिक परफॉर्मेंस है पुराने टीचिंग मेथड के थ्रू। पुराने टीचिंग मेथड मतलब कि वही हमारा ब्लैक बोर्ड चौक वाला,
और नया ट्रीटमेंट के टर्म में हमने इनको क्या किया, हमने उसे विजुअल सिखाए, ठीक है, हमने उनको थ्रू पिक्चर्स टीचिंग कराई, फिर हमने उनकी क्या की, एकेडमिक परफॉर्मेंस को चेक किया, ठीक है। तो हमें 2 यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। हमने पहले ऑब्जर्वेशन किया था उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस का, फिर ट्रीटमेंट दिया, फिर उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस का हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया। फिर ऐसे ही हमने दूसरा जो ग्रुप था हमारा, उसमें हमने उनको ऑब्जर्वेशन किया, वो इनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी है, और फिर हमने इस ग्रुप को कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया, और फिर हमने फिर से कुछ टाइम बाद उनको ऑब्जर्वेशन किया कि एकेडमिक परफॉर्मेंस कुछ बढ़ी कि नहीं बढ़ी, है ना। तो हमें 2 तरह के डेटा इसमें मिल जाएंगे, हम देख पाएंगे कि कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस है कि नहीं है O3 और O4 में, और O3 माइनस O1 में, और O4 माइनस O2 में, ठीक है। इन ऑब्जर्वेशन में हम साथ में रखेंगे, इनमें से माइनस कर देंगे, एडिशन कर देंगे, वो सब्सट्रैक्शन कर देंगे, और हम सिग्निफिकेंस डिफरेंस निकाल सकते हैं, इनका मीन और टी टेस्टिंग के थ्रू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमें सिग्निफिकेंस डिफरेंस हमें पता चल जाएगा कि कितना सिग्निफिकेंस डिफरेंस आ रहा है। फिर है हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो यूजीसी नेट जेआरएफ पे बेस्ड हैं, जैसे कि टाइम सीरीज के कितने कंपोनेंट होते हैं, डिप्रेशन इन बिजनेस क्या है, ठीक है, डैमेजेस ड्यू टू फ्लड्स, ड्रॉट्स, स्ट्राइक्स, फायर्स, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस क्या है, इंक्रीज डिमांड ऑफ एडमिशन इन द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया किस तरह का ट्रेंड है, अ टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ क्या है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको टाइम सीरीज में मिल जाएंगे। तो अगर आप टाइम सीरीज को थोड़ा सा ध्यान देके एग्जाम्पल के अप्रोच से और पढ़ोगे, तो मुझे लगता है आपको कोहर्ट और टाइम सीरीज के बारे में सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। जितनी भी चीजें थी मैंने आपको बता दी हैं। अब आपको इसको और अच्छे से पढ़ना है और एफर्ट देना है, ताकि आप आगे आके अपना जेआरएफ क्वालिफाई कर सको, नेट क्वालिफाई कर सको, आगे चल के क्लिनिकल स्टडीज कर सको, डेवलपमेंटल स्टडीज कर सको, और नई नई चीजें हमें भी पढ़ने को मिलेंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट कोहर्ट एंड टाइम सीरीज। अब मेरा लेक्चर जो होता है वो खत्म होता है। थैंक यू सो मच आप लोगों का बच्चों ये सुनने के लिए। थैंक यू।